टैक्स कलेक्शन के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 तो कर्नाटक दूसरे नंबर पर है। इस साल कर्नाटक ने टैक्स कलेक्शन में 4.5 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन दिया। अगर हम 100 रुपए टैक्स भेज रहे हैं तो केंद्र सरकार इसमें से हमें 12 से 13 रुपए ही वापस कर रही है। देखिए, ये बयान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का है। जी हाँ, जो केंद्र सरकार पर फंड्स के बंटवारों को लेकर भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना भी केंद्र पर कुछ ऐसे ही एलिगेशंस लगा चुके हैं। यानी दक्षिण के 5 राज्यों में से 4 राज्यों की मांग लगभग एक जैसी है। इसी मांग को लेकर कर्नाटक और केरल सरकार ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया। वहीं सोशल मीडिया पर भी माई टैक्स माई राइट जैसा कैंपेन हैशटैग चल रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि केंद्र सरकार राज्यों में फंड्स का बंटवारा कैसे करती है? किसी को कम तो किसी को ज्यादा पैसा क्यों दिया जाता है? किन राज्यों की क्या कंडीशन है? क्या सच में दक्षिण राज्यों के साथ भेदभाव हो रहा है? आखिर फंड्स के बंटवारे की असल कमान किसके हाथ में है और इसमें केंद्र का कितना हाथ है, जानेंगे आज के इस वीडियो में। देखिए, 1 फरवरी 2024 को मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब से बजट पेश किया है, तभी से एक विवाद छिड़ गया है। दरअसल केंद्र सरकार हर बार बजट में रेवेन्यू के बंटवारे का ब्यौरा जारी करती है। इस बार भी बजट में स्टेटमेंट जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि सेंट्रल टैक्सेस और ड्यूटीज की टोटल रिसीट्स में किस राज्य को कितना कितना शेयर मिलने वाला है। बजट एस्टीमेट 2024 से 25 के स्टेटमेंट के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा 17.939% शेयर अकेले उत्तर प्रदेश को दिया जा रहा है, यानी 2.19 लाख करोड़ रुपए। दूसरे नंबर पर 10.58% यानी 1.23 लाख करोड़ रुपए के साथ बिहार है। मध्य प्रदेश को 7.85% रेवेन्यू और वेस्ट बंगाल को 7.52% हिस्सा मिलने वाला है। इसके बाद 6.31% के साथ महाराष्ट्र का 5वां नंबर है, जबकि छठे नंबर पर राजस्थान है, उसे 6.2% हिस्सा ही मिलेगा। वहीं साउदर्न स्टेट्स में देखें तो आंध्र प्रदेश के हिस्से में 4.5% शेयर और कर्नाटक के हिस्से में 3.65% शेयर यानी कि 44,485 करोड़ रुपए आए हैं। वहीं तमिलनाडु को 4.8% हिस्सा मिला है, जबकि तेलंगाना और केरल का हिस्सा तो महज 2.10 और 1.92% है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा इस मामले में सबसे पीछे हैं। इन छोटे राज्यों की सेंट्रल रेवेन्यू में हिस्सेदारी 1% से भी कम है। गोवा को छोड़कर ये सभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं। वहीं अगर सिर्फ साउथ और नॉर्थ की बात करें तो सेंट्रल रेवेन्यू में हर नॉर्दर्न स्टेट्स की हिस्सेदारी तकरीबन 6% से ज्यादा है और साउदर्न स्टेट्स की 5% से भी कम, जबकि रेवेन्यू कलेक्शन के मामले में साउदर्न स्टेट्स आगे रहते हैं, एंड स्पेशली कर्नाटक और तमिलनाडु। अब एसबीआई रिसर्च के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देश के 5 स्टेट्स टैक्स देने में सबसे आगे हैं और वो 5 स्टेट्स हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। यानी असेसमेंट ईयर 2023 में फाइल हुई कुल इनकम टैक्स रिटर्न में से इन राज्यों का हिस्सा 48% रहा है। वहीं फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लोकसभा में दी गई एक इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 में डायरेक्ट टैक्सेस से आए टोटल रेवेन्यू में महज 4 राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और तमिलनाडु ने मिलकर 70% का योगदान दिया था, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी भरने में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सबसे आगे हैं। इन आंकड़ों से ये बात तो साफ हो जाती है कि भाई ज्यादा टैक्स देने वाले राज्यों को रेवेन्यू में कम हिस्सा मिलने वाली बात फैक्चुअली गलत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बिहार सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले राज्यों में दूर दूर तक नजर नहीं आता, लेकिन रेवेन्यू में उसका हिस्सा सिर्फ उत्तर प्रदेश से कम है। वही रेवेन्यू जमा करने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देने वाले राज्य जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, ये रेवेन्यू में हिस्सा पाने के मामले में टॉप 5 से भी बाहर है। हालांकि उत्तर प्रदेश इसमें एक्सेप्शन है। इसलिए साउथ और नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स सेंटर गवर्नमेंट पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ बजट डिस्ट्रीब्यूशन में भेदभाव किया जा रहा है। इसको लेकर 7 फरवरी को कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने कांग्रेस के विधायकों और सांसदों के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया। उनका कहना है कि भाई वो अगर 100 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज रहे हैं तो उसमें से तकरीबन बस 12 से 13 रुपए ही वापस मिल रहे हैं। वहीं 14वें वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन के बाद से तो कर्नाटक को मिलने वाला पैसा लगातार कम होते जा रहा है। 14वें फाइनेंस कमीशन में राज्य का हिस्सा जहां 4.71% था, वहीं 15वें फाइनेंस कमीशन में घटकर
3.64% रह गया है, जिससे स्टेट को करीब 62,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। जबकि कर्नाटक रेवेन्यू कलेक्शन के मामले में महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर आता है। वहीं साउथ के बाकी राज्य भी लगातार ऐसे ही एलिगेशंस लगा चुके हैं कि भाई वो जिस हिसाब से टैक्स में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उस रेशियोज में उन्हें केंद्र सरकार की ओर से पैसा नहीं मिल रहा है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का कहना है कि जो नीतियां गुजरात के लिए बनाई जा रही हैं, उनके लिए भी वही पॉलिसीज होनी चाहिए। ये उनका हक है और उन्हें मिलना चाहिए। ऐसे ही कुछ केरल के फाइनेंस मिनिस्टर के.एन. बालगोपाल का भी कहना है। उन्होंने विधानसभा में राज्य का बजट पेश करते हुए कहा कि स्टेट और सेंटर के बीच टैक्स का जो बंटवारा होता है और जो राज्यों को दिया जाता है, उसके हिसाब से 10th फाइनेंस कमीशन के समय में केरल को 3.87% हिस्सा ही मिलता था, लेकिन 14th फाइनेंस कमीशन में ये 2.5% हो गया और 15वें फाइनेंस कमीशन में गिरकर ये महज 1.925% ही रह गया। केरल के लोगों की पर कैपिटा इनकम देश में सबसे ज्यादा है और उसने आबादी की बढ़ोतरी को कंट्रोल कर रखा है, लेकिन केरल को इसकी सजा मिल रही है। बालगोपाल की माने तो स्टेट की तरफ से सेंटर को दिए जाने वाले हर 65 रुपए के बदले उन्हें 35 रुपए मिलने चाहिए, लेकिन केरल की ओर से वसूले गए 79 रुपए के टैक्स के बदले उसे सिर्फ 81 रुपए ही मिल रहे हैं। यानी केंद्र उन्हें 100 रुपए में से 81 रुपए दे रहा है। यूपी को 46 रुपए मिल रहे हैं, तो वहीं बिहार को 70 रुपए दिया जा रहा है। ये आंकड़े आरबीआई के हैं। भेदभाव का इससे बड़ा क्या सबूत और चाहिए? अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई केंद्र सरकार राज्यों में फंड्स का बंटवारा कैसे करती है? क्यों किसी को कम तो किसी को ज्यादा अमाउंट मिलता है? दरअसल दोस्तों, भारत के सभी राज्यों की हालत एक जैसी नहीं है। एक तरफ बिहार जैसा पिछड़ा राज्य है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र जैसा अमीर स्टेट। लेकिन सरकार सभी स्टेट से सेंट्रल टैक्स की वसूली करती है। अब जाहिर है कि भाई अमीर राज्यों से ज्यादा पैसा मिलता है और गरीब राज्यों से कम। सारा पैसा इकट्ठा होने के बाद सेंटर इसका राज्यों में बंटवारा करती है। जो अमीर राज्य हैं, उन्हें कम पैसा दिया जाता है, लेकिन कमजोर राज्यों को ज्यादा पैसा देकर ऊपर उठाया जाता है। हालांकि केंद्र अपनी मर्जी से किसी भी स्टेट को कम या ज्यादा पैसा नहीं दे सकती, यानी उनके हाथ में कुछ नहीं होता। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में प्रोविजन किया गया है। आर्टिकल के अकॉर्डिंग हर 5 साल में राष्ट्रपति एक फाइनेंस कमीशन का गठन करेंगे। ये फाइनेंस कमीशन सभी राज्यों की कंडीशन की स्टडी करके एक फॉर्मूला तैयार करेगा, जिसके बेसिस पर राज्यों को फंड्स का बंटवारा होगा। इस वक्त 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस लागू हैं, जिसके चेयरमैनशिप एनके सिंह के हाथ में है। अब इस कमीशन का गठन नवंबर 2017 में किया गया था। इसकी रिकमेंडेशंस 2021 से 22 से 2025 से 26 तक लागू रहेंगी। किस राज्य को केंद्र से कितना पैसा मिलेगा, इसको लेकर कमीशन ने एक फॉर्मूला बनाया है, जिसे फाइनेंस कमीशन ने मेनली राज्यों की जरूरतों के बेसिस पर तैयार किया है। फॉर एग्जाम्पल, पॉपुलेशन, एरिया और फॉरेस्ट के लिए 40% वेटेज दिया गया है। एवरेज इनकम के मुकाबले स्टेट की पर कैपिटा इनकम कितनी ऊपर या नीचे है, इसके बेसिस पर उसे 45% वेटेज दिया गया है। वहीं पॉपुलेशन कंट्रोल और टैक्स कलेक्शन की कोशिशों को 15% वेटेज दिया गया है। लेकिन साउदर्न स्टेट्स अक्सर इस फॉर्मूले पर सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि भाई ज्यादा सेंट्रल टैक्स भेजने के बावजूद उनके हिस्से बहुत कम पैसा आता है, जबकि कई राज्यों को कम टैक्स देकर भी कई गुना ज्यादा फंड मिलता है। तो क्या केंद्र सरकार फंड्स बंटवारे में राज्य के साथ सच में भेदभाव करती है? अब इससे जुड़े सवालों के आंसर हमें जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफेसर और अर्थशास्त्री अरुण कुमार से मिलते हैं। उनका कहना है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों पर राज्यों को पैसों को बांटती है। फाइनेंस कमीशन ही एक ऐसा फॉर्मूला बनाता है जिसके अकॉर्डिंग कम या ज्यादा पैसा दिया जाता है। जो अमीर प्रांत है उसको कम और जो गरीब राज्य है उसे ज्यादा मदद दी जाती है ताकि उसकी ग्रोथ हो सके। नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में साउथ के राज्य ज्यादा एडवांस्ड हैं, उनकी जनसंख्या कम है और पर पर्सन इनकम ज्यादा। 15th फाइनेंस कमीशन के मौजूदा फॉर्मूले के ज्यादातर क्राइटेरिया ऐसा है जिनसे नॉर्थ इंडिया के राज्यों को ज्यादा फंड मिलता है, इसलिए साउथ इंडिया के राज्य शिकायत करते हैं। हालांकि साउथ के इन राज्यों को इस बात से ऑब्जेक्शन नहीं है कि फाइनेंशियली कमजोर स्टेट्स को बेटर स्टेट वाले राज्यों के टैक्स कलेक्शन का पैसा क्यों मिल रहा है। उनका कहना है कि सेंटर राज्यों को फाइनेंशियल रिसोर्सेज देने का जो तरीका अपनाता है उसे बदलना चाहिए ताकि बेहतर माली हालत वाले राज्यों को नुकसान ना हो। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने इसे समझाते हुए बताया कि अगर सेंटर के बजट का साइज बढ़ता है तो राज्यों को दिए जाने वाले फंड्स और ग्रांट्स में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। दरअसल कर्नाटक के सीएम और नेता अपने टैक्स रेशियो को लेकर भी केंद्र पर सवाल उठा रहे हैं।
दरअसल कुल सेंट्रल टैक्स कलेक्शन से राज्यों को 41% हिस्सा दिया जाता है, बाकी 59% सेंटर अपने पास रखती है, जबकि राज्यों की मांग है कि भाई सेंटर और स्टेट की हिस्सेदारी 50-50% ही होनी चाहिए। स्टेट्स की माने तो सेंट्रल गवर्नमेंट वर्चुअल थिंग है, यानी उसकी अपनी अलग जमीन नहीं है। वो अपने हिस्से का जो भी पैसा खर्च करेगी स्टेट्स पर ही करेगी। स्टेट्स के अकॉर्डिंग केंद्र सरकार अपने हिस्से के पैसे से पॉलिटिकल भेदभाव कर सकती है। जहां सत्ता में है उन्हें ज्यादा है, जहां सत्ता में नहीं है उन्हें कम। जो विपक्षी पार्टी है वो भी चाहती है कि भाई वो अपने स्टेट्स को डेवलप करें, इसलिए स्टेट चाहते हैं कि केंद्र की हिस्सेदारी कम हो। उनके अकॉर्डिंग देश में राज्यों की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए अपनी आबादी पर राज्य अपने हिसाब से खर्च करें तो ज्यादा यूजफुल होगा। राज्यों को ज्यादा ऑटोनॉमी देने के लिए भी उनकी हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए। इसी को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने केरल के CM P. विजयन को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि GST सिस्टम इंप्लीमेंटेड होने के बाद से राज्यों को काफी कम पैसा मिल रहा है। तमिलनाडु की बात करें तो उसे हर साल 20,000 करोड़ रुपए कम मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने GST लागू होने के वक्त राज्यों को जो घाटा हुआ है उसकी भरपाई का वादा किया था, जिसे आज तक पूरा नहीं किया गया। कर्नाटक के सिद्धारमैया का कहना है कि खुद 15th फाइनेंस कमीशन ये मानता है कि भाई कुछ राज्यों के साथ जस्टिस नहीं हुई है, इसलिए इसकी भरपाई के लिए उन्होंने इन राज्यों को 5,495 करोड़ रुपए दिए थे। उनकी माने तो केंद्र को भेजी गई इंटरिम रिपोर्ट में इस फॉर्मूले को बदलने के लिए सिफारिश की गई थी, लेकिन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि टैक्स कलेक्शन का पैसा बांटने का तरीका किसी की सनक पर नहीं बदला जा सकता, जबकि कमीशन ने खुद इसकी सिफारिश की थी। इसके अलावा ग्रांट इन एड भी घटाया जा रहा है। अपर भाडरा इरिगेशन प्रोजेक्ट का 5300 करोड़ रुपए का बजटरी अलॉटमेंट भी खत्म हो रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या फाइनेंस कमीशन की ऑटोनॉमी सिर्फ कहने की बात रह गई है और ये सिस्टम बना रहना चाहिए या नहीं। बता दें कि इस फॉर्मूले को डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। मतलब ये देखा जाता है कि गरीब राज्य अमीर राज्यों की पर कैपिटा इनकम, GDP और GSDP यानी ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से कितनी दूर पर खड़ा है। भले ही साउथ इंडियन स्टेट इसे चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन ये लेस डेवलप्ड स्टेट्स के लोगों के रोजगार का मामला है। अब अगर आप फॉर्मूला पर चोट करेंगे तो गरीब राज्यों के लोगों पर और आफत आ जाएगी। पैसा बांटने का फॉर्मूला फाइनेंस कमीशन बनाता है और उसे इस हिसाब से सेट करता है जिससे किसी का नुकसान ना हो, लेकिन फाइनेंस कमीशन ने एक चीज को मानने से इनकार कर दिया है और वो है माइग्रेशन, यानी लोगों का एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना। तो क्या ऐसे में फाइनेंस कमीशन को उन राज्यों को पैसा नहीं देना चाहिए जहां वो लोगों को कंपैरेटिवली सर्विसेज दे रहे हैं? इनमें माइग्रेंट्स भी शामिल हैं। अगर इन माइग्रेंट्स को अच्छी सर्विसेज चाहिए तो फाइनेंस कमीशन को इन राज्यों को पैसा देना चाहिए। पिछले 15 से 16 सालों में जनगणना नहीं हुई है। ये वो दौर है जब माइग्रेशन भी काफी ज्यादा हो रहा है। पिछले 6-7 साल से कामकाज के लिए साउथ की तरफ जाने वाले लोगों की तादाद काफी बढ़ गई है, क्योंकि यहाँ के राज्यों में इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन की रफ्तार काफी तेज है। लेकिन दुर्भाग्य से इस रुझान को ना तो पिछले कमीशन ने एक्सेप्ट किया और ना ही केंद्र ने, क्योंकि कोई भी आंकड़ा उनके लिए एलर्जी की तरह है भैया। लेकिन ये एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसे सॉल्व करने की जिम्मेदारी अब 16वें फाइनेंस कमीशन की है, जिसका गठन पिछले हफ्ते ही किया गया है। वहीं दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या ये फॉर्मूला चेंज होना चाहिए? कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें।